Very good morning to all of you students. This is your SST period and today we will start again a new chapter, that is chapter number 16. It is totally linked with your previous chapter. Okay, तो हम जो यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ रहे थे कि उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी, वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना की गई थी पूरे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इसके हमने 6 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, उनके कौन कौन से वर्किंग है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, उनके कौन कौन से काम करते हैं वो लोग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। एंड नाउ इंडिया के रेफरेंस में, अपनी कंट्री के रेफरेंस में इसका क्या रोल रहा है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है बच्चों। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे तुरंत क्लियर करेंगे। ओके, एंड yes, we will also discuss India's contribution to the United Nations. इंडिया ने कौन कौन से कंट्रीब्यूशन किए हैं एंड द UN कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज प्रोग्रेस। यूनाइटेड नेशन ने कितनी हेल्प की है इंडिया की प्रोग्रेस करने में, एंड द हिस्ट्री ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड इट्स रोल ऑन द वर्ल्ड स्टेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आई एम गोइंग टू रीड दिस, इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इट इज़ अ पीस लविंग कंट्री, शांति प्रिय देश है। इट इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट हैज़ फुल फेथ इन द आइडियल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. It actively participates in agencies like UNESCO, WHO, FAO, ILO. ये सारी जितने भी इसके बच्चों आपने देखे थे एजेंसीज़ हैं, इन लोग के हेडक्वार्टर्स अलग अलग जगह पर आप लोगों ने पढ़े थे। अपना प्रीवियस चैप्टर भी आप एक बार रिकॉल कर लेंगे। आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी ईजीली। ओके, सो आप लोगों ने ये देखा था कि हमने यूनेस्को के बारे में, WHO के बारे में पढ़ रखा है और इसमें इंडिया का क्या रोल है ये भी आज हम देख रहे हैं कि इंडिया ने जो है फुल फेथ के साथ, जो आप कह सकते हो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया है इनके साथ। ठीक है, अवर कंट्री हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल सेवरल टाइम्स, कई बार जो है जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसके मेंबर बन चुकी है इंडिया। ओके, मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, ये नाम आप देख रहे हैं, मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो आपकी जनरल असेंबली है, सबसे बड़ा ऑर्गन आपने पढ़ा था, ये बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह काम करता है, वर्ल्ड के पार्लियामेंट की तरह। ठीक है, तो आपने देखा था इसकी जो है मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित जो कि इंडिया की हैं, ये फर्स्ट वुमेन रही हैं जो पूरे जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी थी, एक ऐसी वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं सम ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस आर एज फॉलोज। कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन किए इंडिया ने? इंडिया हैज़ सेंट इट्स आर्म्ड फोर्सेज एज peacekeeping forces in Cyprus, मिडिल ईस्ट, कोरिया एंड कॉन्गो। ये जो आप कंट्रीज़ देख रहे हैं, साइप्रस है, मिडिल ईस्ट है, कोरिया है, कॉन्गो है, इन पर जो है इंडिया ने अपने आर्म्ड फोर्सेस भेजे हैं, अपने सोल्जर्स भेजे हैं। ठीक है, अपने आर्म्ड फोर्सेस मतलब हथियार वगैरह सब उनके साथ, जो पूरा एकदम सोल्जर्स रेडी रहते हैं वॉर के लिए या पीस, यानी अगर कहीं पे अननेसेसरी कोई आप देख रहे हैं डिस्प्यूट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इंडिया ने जो है इन जगहों पर अपने आर्म्ड फोर्सेस भेज के वहाँ पर जो है पूरा माहौल कंट्रोल में किया है। नेक्स्ट इंडिया ने क्या किया है? इंडिया अपोज द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस्ड बाय वाइट्स अगेंस्ट ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो आपका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में आप देख रहे हैं कि पूरे कॉन्टिनेंट में ये भेदभाव था वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में। ठीक है, तो इसको अपोज किया है इंडिया ने। ठीक है, एंड दिस वाज नोन एज अपार्थेड। ये जो अपोज करने की इनकी पूरी प्रक्रिया रही थी, ये पूरे प्रोसेस को इन्होंने एक नाम दिया है अपार्थेड। ठीक है, अपार्थेड। व्हेन अपार्थेड वाज abolished in South Africa, India re-established relations with South Africa. जब साउथ अफ्रीका में जो ये सारे आप देख रहे हो डिस्प्यूट्स हो रहे थे, प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही थी वाइट्स के एंड ब्लैक्स के बीच में, अपोज किया था इन्होंने,
तब इंडिया ने क्या दोबारा से रीस्टैब्लिश किया था रिलेशन इन लोगों के साथ, ठीक है। इन 1956 इज़राइल, इंग्लैंड एंड फ्रांस अटैक्ड इजिप्ट। 1956 में क्या हुआ था, इज़राइल, इंग्लैंड और फ्रांस इन्होंने किस पर अटैक किया था, इजिप्ट पर, मिस्र पर। देयर वॉज अ डेंजर ऑफ वर्ल्ड वॉर, इन सब लोगों ने मिलकर अटैक किया था, एक दोबारा से वर्ल्ड वॉर होने की कंडीशन आ गई थी। टाइमली इंटरवेंशन बाय इंडिया हेल्प टू अवर्ट द वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द यूएन आवर फोर्सेस वेंट टू द गाजा स्ट्रिप एंड लेबनान टू ब्रिंग पीस देयर। इन जगहों पर जा कर के इन्होंने जो है पीसफुली, आप कह सकते हो, ये गाज़ा स्ट्रिप और ये जो लेबनान वर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक जगह के नाम है। यहाँ पर फोर्सेस भेज कर यूएन जो है आपका, यूनाइटेड नेशन, इनके डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए, यानी इन्होंने जो जो बातें बताई थी उसके थ्रू जो है इंडिया ने बहुत हेल्प की थी। यहाँ पर जो डेंजर की स्थिति आप देख रहे हो, दोबारा वर्ल्ड वॉर होने की स्थिति आ गई थी, तो इंडिया ने भी इसमें जो है बहुत हेल्प की थी। मैनी इंडियन एक्सपर्ट्स, ठीक है, मैनी इंडियन एक्सपर्ट्स आर वर्किंग फॉर द यूनाइटेड नेशंस। बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं एजेंसीज़ के लिए। इनकी कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं, WHO, यूनेस्को, FAO एट्सेट्रा। Likewise, many united experts come to our country to solve our problems, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट आते हैं हमारी कंट्री में, और कुछ हमारी कंट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इनकी एजेंसीज़ में जा कर के इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर एक फिगर भी दिख रहा है जिसमें क्या, एंटोनियो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, या यस, ही इज़ एंटोनियो, प्रेजेंट UN सेक्रेटरी जनरल विद Prime Minister Narendra Modi. Okay, so here it is. Next thing, India has also received help from the agencies like World Bank, WHO, FAO, UNICEF etc. इंडिया को भी बहुत सी हेल्प मिली है यूनाइटेड नेशंस की वजह से। कौन कौन सी हेल्प मिली है, वर्ल्ड बैंक से जो है वो आप कह सकते हो फाइनेंशियली जो है सपोर्ट करती है वर्ल्ड बैंक, जिससे हम जो है नई नई पॉलिसीज़ वगैरह ला पाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं पूरी कंट्री में। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पर द WHO हैज़ हेल्प्ड इंडिया फाइट अगेंस्ट डिसीज़ एंड एपिडेमिक्स। ये जो आप कोरोना देख रहे हैं आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, ऐसे बहुत सी महामारियां जो हैं आती रही हैं जिसमें WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, इसने हेल्प करी है इंडिया की भी, ठीक है, इस एपिडेमिक्स में और डिसीज़ से बचने के लिए। द FAO हैज़ हेल्प टू चेंज द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान इनटू अ फर्टाइल एरिया। ये FAO जो है आपका फूड से रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जो राजस्थान वाला एरिया आपका था पूरा डेजर्ट, उसको फर्टाइल करने में इन्होंने बहुत हेल्प करी है। द FAO हैज़ हेल्प टू इम्प्रूव फार्मिंग मेथड्स, जितने भी फार्मिंग मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करी थी। न्यू सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है, हेल्पफुली। आप कह सकते हो यहाँ पर जितना भी आप एपिडेमिक और डिसीज़ देख रहे हो इससे रिलेटेड किसने हेल्प करी थी, WHO ने। एंड उसके बाद FAO जो आपका एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है पार्ट, इस एजेंसी ने इंडिया में जो है राजस्थान का एरिया जो पूरा डेजर्ट एरिया कहा जाता है वहाँ पर फर्टिलिटी जो है लाने के लिए बहुत हेल्प करी थी। न्यू आप कह सकते हो, न्यू इन्होंने सीड्स जो है प्रोवाइड कराए, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने कोऑपरेट की थी, ठीक है, हमारे साथ। द यूनिसेफ सपोर्ट्स आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स इन इंडिया। यूनिसेफ जो है इन्होंने आंगनवाड़ी प्रोग्राम चलाया था इंडिया में, ओके। सो आंगनवाड़ी का क्या रोल रहता है ये भी आप जानते हैं। एंड बच्चों के लिए, उनकी केयर के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई जितनी भी एजुकेशन वगैरह है वो मिल सके, ठीक है, कंपलसरी भी कर दिया गया है कि 1 से 14 साल के जो बच्चे हैं कम से कम, उन लोगों की जो है एजुकेशन जो भी रहती है वो कंपलसरी होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए। ये भी आप देखेंगे कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंडिया ऑफन बोरोज मनी फ्रॉम द IMF, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, यहाँ से कई बार मनी जो है इंडिया ने लिया है। एंड द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट इट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वर्ल्ड बैंक ने भी कई बार जो है फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। तो ये इंडिया ने भी बहुत सी चीज़ें जो है हेल्प ली है, किससे? यूनाइटेड नेशंस से। नाउ कम टू नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की बात है। ये जो आपका नॉन अलाइन मूवमेंट है, इसमें क्या था? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मोस्ट पावरफुल कंट्रीज बन के निकले थे ये, ठीक है, USA एंड USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। These two countries formed two blocks, दो इनके जो है ग्रुप बन गए थे। These groups were based on military pacts. The world was moving towards another war. ये जो है इनके दो ग्रुप बन गए थे और दोनों किस पर बेस्ड थे? मिलिट्री पैक्ट्स पर बेस्ड थे। The world was moving towards another war, एक और वॉर जो है स्टार्ट होने का चांस आ गया था। तब क्या हुआ? दिस ग्रुपिंग इंटू टू कैंप्स वॉज नोन एज अलाइनमेंट। ये जो ग्रुपिंग थी दो कैंप में हो गई थी इन लोगों की, ये पूरा जो सिस्टम था इनका, ये अलाइनमेंट कहलाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फेल्ट दैट दिस अलाइनमेंट वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। ये जो है अलाइनमेंट जो चल रहा है इनका, दोबारा वर्ल्ड वॉर शुरू होने की कगार पर आ गए थे। एंड दोनों जो है मिलिट्री पैक्ट के बेस पर जो है दो ग्रुप्स इनके बन गए थे, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी मिलिट्री रही थी। एंड दोनों अपने आप को पावरफुल जो है यहाँ पर बनाने के लिए कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स इनके बीच होने लगे थे, और ये दोनों ग्रुप्स जो बन गए थे इसे हम कहते हैं अलाइनमेंट। और ये पूरा नाम क्या है मूवमेंट का? नॉन अलाइनमेंट। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फील किया कि ये जो अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, विकासशील देश जो जैसे भारत है हमारा, इंडिया है, ये क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है, इसमें डेवलपमेंट हो रहे थे। तो ये डेवलपिंग वाले प्रोसेस में था, उनके लिए ये बहुत ही आप कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा, ठीक है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ही वांटेड टू स्टॉप दिस ग्रुपिज्म, ये जो है इनको स्टॉप कर देना चाहते थे, ठीक है। ये दोनों पावरफुल थे। अगर ये दोनों, इनकी मिलिट्री भी फोर्सेस भी आप देख रहे हो बहुत पावरफुल थी। अगर ये दोनों मिल जाते तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश में जो है कह सकते हो वर्ल्ड वॉर की स्थिति ला देते। इसलिए जो है नॉन अलाइनमेंट वाला मूवमेंट यहाँ पर लाया गया था। He wanted to stop this groupism. He had talked with Joseph Broz Tito of Yugoslavia and President Abdul Gamal Nasser of Egypt. ये जो दोनों प्रेसिडेंट हैं आपने देखा, इन लोगों से इन्होंने बात की। एंड दे टू एग्री विद पंडित जवाहरलाल नेहरू दैट डेवलपिंग कंट्रीज शुड रिमेन न्यूट्रल। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं कम से कम उन्हें जो है न्यूट्रल रहना चाहिए, उन पर कोई असर नहीं आना चाहिए। दैट इज़ दे शुड नॉट अलाइन देमसेल्फ विद एनी मिलिट्री ब्लॉक। तो ये डिसाइड हुआ था कि ये जो है दोबारा से अलाइन नहीं करेंगे और जो है कोई भी मिलिट्री ब्लॉक के बेस पर जो है कोई भी डिस्प्यूट अब नहीं होगा आगे। दस द नॉन अलाइन मूवमेंट वॉज बॉर्न। तभी ये नॉन अलाइन मूवमेंट चला था कि इन दोनों को अलाइन नहीं होने देना है, ठीक है, एक साथ नहीं आने दे सकते हम, क्योंकि ये दोनों पावरफुल भी हैं, इनके मिलिट्री ब्लॉक्स भी बहुत बड़े हैं। और आप देखेंगे कि पूरे दुनिया पर जो है अपना कब्ज़ा जताने के लिए, अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए ये लोग अदर कंट्रीज़ को जो है कहीं ना कहीं हार्म कर सकते थे। तो ये नॉन अलाइन मूवमेंट चला था। इट्स एम वॉज टू अर्ज स्मॉल नेशंस नॉट टू जॉइन मिलिट्री कैंप्स। In the beginning, only a few nations joined this movement. With time, many countries realized its importance. Today, it has 120 members. शुरू में जो है थोड़े ही लोग इससे जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे सब लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी। एंड अब जो है प्रेजेंट टाइम में ये नॉन अलाइन मूवमेंट जो है इसमें 120 मेंबर्स जो है, मेंबर्स का मतलब आप कह सकते हो 120 कंट्रीज़ जो है इसमें जुड़ चुके हैं। The non-aligned movement, NAM means non-aligned movement, okay. The non-aligned movement was founded in 1961
ये 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के उसमें जो है फाउंड किया गया था। दे आर मोस्टली स्मॉल एंड पुअर नेशंस। दे कॉपरेट विद ईच अदर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ पोवर्टी, इलिटरेसी। ये पोवर्टी, गरीबी और ये जो इलिटरेसी है पूरे कंट्री में, या फिर आप हेल्थ से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों को जो है आपस में डिस्कस करते थे। ये उन लोगों के सामने जो है ये प्रॉब्लम थी। बहुत ही छोटे और पुअर नेशंस थे ये। दे कैरी ऑन ट्रेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ व्यापार जो है करा करते थे। दे डिपेंड ऑन ईच अदर रादर देन ऑन बिग कंट्रीज़, एक दूसरे पर डिपेंड रहा करते थे दूसरी बड़ी कंट्रीज़ पर डिपेंड होने की जगह। ठीक है, जो स्मॉल कंट्रीज़ होती हैं, पुअर कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ की जो आप देखेंगे सोशल कह सकते हो आप, इम्प्योरिटीज़ कह सकते हो, तो जितने भी उनकी सामाजिक बुराइयां रही होंगी, जैसे इलिटरेसी है, या फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, या फिर आप पुअर यानी पोवर्टी कह सकते हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये लोग आपस में ही सॉल्व करते थे, बड़ी कंट्रीज़ पर डिपेंड नहीं होते थे। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम क्या देख रहे हैं, मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज़ ओपन टू ऑल पीस लविंग स्टेट्स। ठीक है, ये मेंबरशिप जो है यूनाइटेड नेशन की, ये जितना भी पीस लविंग यानी शांति चाहने वाले जितनी भी कंट्रीज़ हैं, कि चाहते हैं कि शांति बनी रहे, कोई डिस्प्यूट्स ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई वॉर ना हो दोबारा से, तो वो लोग कोई भी इसका मेंबर बन सकता था। नेक्स्ट अब हम क्या देख रहे हैं, यस, United Nation is open to all peace-loving states that accept the obligations contained in United Nations Charter and are able to carry out these obligations। वो सारे इसके मेंबर बन सकते थे जो इसके रूल्स वगैरह को फॉलो करते रहेंगे। States are admitted to membership in the United Nations by decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council। यानी जनरल असेंबली ने कोई रूल लिया, कोई डिसीजन लिया है, अगर कोई रूल बना है तो उसमें रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हो, उसके बाद जो है वो इसके क्या बन सकते हैं, स्टेट्स आर एडमिटेड टू मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन। ठीक है, उन्हें एडमिट कर लिया जाएगा यूनाइटेड नेशंस में। इंडिया वॉज अमंग द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इंडिया वॉज अमंग द ओरिजिनल मेंबर, यूनाइटेड नेशन के ओरिजिनल मेंबर है ये इंडिया। That signed the declaration by United Nations at Washington DC on 1 January 1942। 1 जनवरी 1942 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन में जो वॉशिंगटन है उसमें साइन कर दिया गया था दैट इंडिया वाज ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ओके, सो आपने ये देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली जो है, इनके डिसीजन के बेस पर जो है कोई भी स्टेट इसमें आसानी से इसका मेंबरशिप जो है वो ले सकता है। एंड नेक्स्ट आपने देखा यूनाइटेड नेशन में जो आप देख रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में 1 जनवरी 1942 को जो है साइन कर दिया गया था दैट इंडिया वाज अमंग द ओरिजिनल मेंबर। And India is a charter member of the United Nations and participate in all of its specialized agencies and organization। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपने अभी देखी थी, FAO, ILO, एंड उसके बाद आपने WHO देखा, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सारी जितनी भी इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें पार्टिसिपेट किया इंडिया ने। In a speech at the United Nations in New York in September 2015, Indian Prime Minister Narendra Modi said that his country was committed to follow a sustainable path to prosperity. He called on developed nations to honor their financial pledge both for development and tackling climate change. He also said that India was concentrating on the basics of development, housing, power, water, sanitation for all। ठीक है, ये जितना बेसिक चीज़ है इस पर इंडिया फोकस कर रही है, जैसे कि हाउसिंग है, रहने की जगह है, पावर, वाटर, सैनिटेशन, जितना हमारी बेसिक नीड्स होती हैं उस पर कंसंट्रेट किया जा रहा है। हमारे डेवलपमेंट के लिए जो भी फाइनेंशियली आप मतलब देख सकते हो सपोर्ट हमें मिला है, हम सस्टेनेबल पाथ की प्रोस्पेरिटी के रास्ते पर चल पड़े हैं और हमें जो है बहुत हेल्प भी मिलती है यूनाइटेड नेशन से। एंड हम लोग जो है अब अपने बेसिक नीड को जो है टारगेट करके उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में भी।
एंड नेक्स्ट आप देखेंगे फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेट सुषमा स्वराज। ये जो आज आप देखेंगे लेट सुषमा स्वराज मतलब ये अब एक्सपायर हो चुकी हैं। सो ये सुषमा स्वराज जो हैं फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, एड्रेस द 72 session of United Nations General Assembly on September 23, 2017. She said that the United Nations was established for the welfare, security, harmony, rights and economic progress of the people of the world. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये जो सिक्योरिटी है, वेलफेयर है, हारमनी है, ये सारी चीज़ों के यानी कल्याण से रिलेटेड, समाज कल्याण से रिलेटेड जितने भी आपकी फील्ड होगी उन सब पर जो है अच्छे से जो है प्रोग्रेस हो रही है और काम किया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इंडिया फुली सपोर्ट द एफर्ट्स, इंडिया जो है पूरी तरह सपोर्ट कर रही है इनके एफर्ट्स को। एंड आप देख सकते हैं the efforts in this great mission. She said that the world is trapped in troubles like rise of violence and terrorism. ट्रैप हो चुका था पूरा वर्ल्ड जो है एक तरीके से ट्रबल्स में, कौन सी प्रॉब्लम्स में ट्रैप हो गया था, ये जितनी भी हिंसा की मतलब आप घटनाएं देख रहे हैं या फिर टेररिज्म आप देख रहे हैं, आतंकवादियों का, ये सारी चीज़ों में ट्रैप हो गया था। लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड पॉवर्टी, यानी भूख और गरीबी, ये तो सबसे ज़्यादा पार्ट जो है पॉपुलेशन का वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट ये करती है। गरीबी और भूख जो होती है, हंगर से भी लोगों की डेथ होती है। इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन इंडिया हैज़ शोन करेज एंड लीडरशिप टू टेक टफ डिसीजंस टू इंटरलिंक द प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। All programs launched by India such as Digital India, Scale India, आपने देखा कितने सारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे। डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, क्लीन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैव अ प्रिंसिपल पर्पस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। ओके, जितने भी गरीब लोग हैं उनसे रिलेटेड आप देखेंगे बहुत सी यहाँ पर नीतियाँ बनाई गई। इंडियाज़ रोल इन यूएनओ हैज़ बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द यूनाइटेड, यूएनओ जो है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, इसमें इंडिया का जो है सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर की तरह जो है इसका रोल रहा है। इट ऑलवेज प्रमोट द कॉज ऑफ यूएनओ एंड कोऑपरेटेड विद इट। तो ये आपका चैप्टर था बच्चों, जिसमें आपने ये देखा कि इंडिया के रेफरेंस में जो है वो यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल था, इंडिया ने कैसे उनकी हेल्प ली, कौन कौन सी टाइम पर जो है उन्हें इसकी नीड हुई, फाइनेंशियली भी आप देख रहे हैं, WHO के थ्रू भी यहाँ पर आप देख रहे हो, FAO यानी एग्रीकल्चर फील्ड में भी आप देख रहे हो राजस्थान में कितना डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दिस इज़ इट क्लास। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ। आई थिंक आप लोगों को क्लियरली समझ में आया है एंड आई विल सेंड यू क्वेश्चन एंड आंसर by PDF on WhatsApp and on your Teams app also. Okay, thank you.